हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है वो हम 2 वीडियोस में ख़त्म करेंगे। 2 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। 2 नहीं 3 वीडियोस में, जिसमें एक वीडियो आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का पूरा, एक आएगा अपना फ्रॉग का और एक आएगा अपना कॉकरोच का। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो है उसको मैं तुम्हें नोट्स के थ्रू भी कराऊंगी और शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी कराऊंगी और एक टेबल बनाकर भी समझाऊंगी ताकि तुम्हें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले मैं इस फ्लो चार्ट को तुम्हारे लिए बनाया है तो इसको पहले एक्सप्लेन करूंगी और यहाँ पे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो एग्जाम्पल्स है ना वो यहीं पे ऐड करते जाएंगे ताकि तुम्हें ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है, इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर यूनिसेलुलर के अंदर सिर्फ क्या मिलेंगी? सेल्स मिलेंगी। लेकिन जो मल्टीसेलुलर है उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद अपना ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर अपना एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पे हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू को यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि स्पेस अपना पूरा इसमें कवर हो और डिटेल में एग्जाम्पल भी मैं तुम्हारे लिखवा सकूँ। तो मैंने मल्टी सेलुलर का बताया टिश्यू। टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे भाग का नाम है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, फिर सिंपल को 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल का फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड के कोई टाइप्स नहीं है, कंपाउंड को हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर है अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फिर है अपना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू का एक अलग चैप्टर है, नर्वस टिश्यू का एक अपना अलग चैप्टर है। अब मैं इस टेबल को तुम्हें डिटेल में समझा चुकी हूँ, डिटेल में करा चुकी हूँ। अब हम नोट्स के थ्रू करेंगे और फिर उसके बाद एनसीईआरटी को भी मैं पढ़ाना पसंद करूँगी अगर टाइम से ये लेक्चर ख़त्म होता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस में। ओके, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जितने भी प्रकार की धरती के ऊपर जीवित प्रजातियां हैं, जीवित स्पीशीज है, उन सबको हम ऑर्गेनिज्म के अंदर रखते हैं। ऑर्गेनिज्म को हमने 2 भागों में बांटा है, एक है यूनिसेलुलर और एक है अपना मल्टी सेलुलर। एक है यूनिसेलुलर, एक है अपना मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उनके आधार पर मैंने इन दोनों को बांटा है। तो किसी की बॉडी में 1 सेल हो, किसी की बॉडी में 2 सेल हो, किसी की बॉडी में 3 सेल हो, किसी की बॉडी में 4 सेल हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है सिर्फ 2 को कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या होता है। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर है वहाँ पर जो बॉडी है वो कंसिस्ट कर रही है सिर्फ 1 सेल को। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है यहाँ पे बॉडी कंसिस्ट करती है मल्टी सेल्स को, मतलब यहाँ पे बॉडी बहुत सारी सेल्स को कंटेन करके रखती है, यहाँ पर सिर्फ 1 सेल को बॉडी कंटेन करके रखती है। हमें यूनिसेलुलर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ कि एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू
ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया को भी पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी पढ़ेंगे, और प्रोटोजोआ को भी पढ़ेंगे, और अमीबा को भी पढ़ेंगे। ये सब एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द फंगस यानी फंगी, और प्लांट और एनिमल्स। मतलब फंगस और जो प्लांट्स है और एनिमल है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है फंगस और प्लांट और एनिमल। ठीक है, जो जैसे हमारा अमीबा है उसके लिए ऑल फंक्शन लाइक रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन अकर इन सेम सेल। जो हमारा अमीबा है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, जितने भी प्रकार के ये प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं। मतलब जो अमीबा है वो खुद ही अपना रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, ठीक है, डाइजेशन यानी कि पाचन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ये सारे जो प्रोसेस है वो अमीबा खुद से करता है। फिर आ जाता है अपना हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। जो हाइड्रा के यहाँ पर टेंटिकल मौजूद होते हैं वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल टेक केयर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ये जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब वो डिफरेंट फंक्शन को फंक्शन करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल के अंदर कितनी सेल्स आती है, यानी कि कितनी सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाती है, यानी कि 1000 सेल मिलकर एक ग्रुप बनाती है। हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ सेल मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करती है। ठीक है, फिर आता है अपना ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितनी सेल्स मिलती है। इस बात से अंदाजा लगाओ कि ग्रुप ऑफ सेल में 1000 सेल हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ सेल है। बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, फिर हम एक हायरार्की पढ़ लेते हैं लिविंग सिस्टम की। बहुत सिंपल सी हायरार्की है। सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, टिश्यू का क्या काम होता है, या फिर टिश्यू को कैसे डिफाइन करते हो, टिश्यू इंटरेक्ट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू मेक एन ऑर्गन। मतलब हमारे 4 तरीके के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। तो जो ये चारों तरीके के टिश्यू होते हैं, जरूरी तो नहीं है चारों टिश्यू ही एक ऑर्गेनिज्म को बनाए, सॉरी चारों टिश्यू ही मिलकर एक ऑर्गन को बनाए। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कि कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव और एपिथेलियल मिलके हमारा स्टमक बना रहा है, या फिर नर्वस मिलकर और मस्कुलर टिश्यू मिलकर हमारी बोन्स बना रहे हैं, या फिर मसल्स बना रहे हैं। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि चारों ही मिलकर एक ऑर्गन को बनाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 टिश्यू एक ऑर्गन को बना रहे हैं, 3 टिश्यू एक ऑर्गन को बना रहे हैं, 4 टिश्यू एक ऑर्गन को बना रहे हैं। मतलब जो प्रपोर्शन है टिश्यू का, मतलब कितने टिश्यू प्रेजेंट है, 4 है। तो जरूरी नहीं है ना कि चारों के चारों टिश्यू एक ऑर्गन को बनाए। कोई एक टिश्यू भी एक ऑर्गन को बना सकता है, 2 मिलकर भी एक टिश्यू एक ऑर्गन को बना सकते हैं, 3 मिलकर भी एक ऑर्गन को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि टिश्यू इंटरेक्ट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू मेक एन ऑर्गन। मतलब ऑर्गन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टिश्यू ही लगे। एक टिश्यू भी बना सकता है, 2 टिश्यू भी बना सकता है। और हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उन सभी को बनाने के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन लगा है टिश्यूज का। किसी में 2 लगा होगा, किसी में 3 टिश्यू लगे होंगे, किसी में 4 टिश्यू। ठीक है, फिर आ जाता है ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, है ना। ये सारे क्या होते हैं अपने ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर अपना बना लेते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेते हैं अपना ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये वाली लाइन रह गई कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली और केमिकली। जो ऑर्गन होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली और केमिकली। इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने स्टमक का डायग्राम बनाया है, और इधर मैंने ड्यूडेनम यानी कि इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो मैंने यहाँ पे दर्शाया है। इंटेस्टाइन तो है ये, लेकिन इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम।
ठीक है, ये वाला पार्ट जो ये इस लाइन से इधर की तरफ बनाया गया है, ये ड्यूडेनम पार्ट है इंटेस्टाइन का, और ऊपर वाला पार्ट है अपना स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टमक इस इंटेस्टाइन से फिजिकली तो कनेक्ट है ही, फिजिकली तो कनेक्ट है, लेकिन केमिकली कैसे कनेक्ट है? केमिकली कैसे कनेक्ट है? केमिकली ऐसे कनेक्ट है कि जो अपना इंटेस्टाइन है वो सिक्रेट करता है GIP, जिसकी फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। जो हमारा इंटेस्टाइन है वो सिक्रेट करता है GIP, जो क्या है अपना गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। ठीक है, जो गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड है वो एक्ट कहाँ करता है? स्टमक के ऊपर। मतलब इंटेस्टाइन ने रिलीज करा है GIP, लेकिन जो इसका फंक्शन है, जो ये काम करेगा वो किस पर करेगा? स्टमक के ऊपर। यानी कि इंटेस्टाइन ने रिलीज करा GIP, और जो GIP रिलीज हुआ वो फंक्शन कहाँ कर रहा है? स्टमक के ऊपर जाकर। तो यहाँ पे ये चीज निकल के आ रही है कि फिजिकली के साथ साथ ये केमिकली भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, अब हम पढ़ेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? जर्म लेयर होती है अपनी 3 तरीके की, जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, बट अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ इनको शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, जर्म लेयर में सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्पर्म बनाया है, यहाँ ओवम बनाया है। स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, फिर जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है, फिर हमारी फॉर्मेशन होती है किसकी? ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? जब जाइगोट अपना डिवाइड होता है ना, और वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाता है कि उसकी 3 लेयर बन जाती है, एक आउटर मोस्ट, एक इनर मोस्ट, और एक आउटर मोस्ट, एक मिडल और एक इनर मोस्ट। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक्टोडर्म, यानी कि एक्टो यानी कि आउटर, मीजोडर्म यानी कि मिडल, और एंडोडर्म यानी कि इनर। तो जब जाइगोट हमारा फर्दर डिवाइड करता है तो वो एक ऐसी स्टेज में आता है जिसमें उस जो वो एक टिश्यू बन जाता है, उसकी ना तीन लेयर्स बन जाती है, जो एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और अपना एंडोडर्म होती है, जिनको हम कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्म लेयर। प्रिमोर्डियल जर्म लेयर का मतलब होता है जो पहले बनी है। ठीक है, तो प्रिमोर्डियल जो जर्म लेयर है वो क्या करेंगी? गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो एक्टोडर्म है, जो मीजोडर्म है, जो एंडोडर्म है, वो एक बेबी का निर्माण करेगी। जो बेबी मदर की वोम्ब में है, मदर के यूट्रस में है, उस बेबी का फॉर्मेशन करने के लिए ये तीनों लेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये तीनों लेयर मिलकर क्या करेंगी? उस बेबी का निर्माण करेंगी। ठीक है, हाँ, ये बात याद रखना कि जब बेबी का निर्माण हो जाएगा तो ये तीनों लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो चुकी है ना ऑर्गन्स में, तो ये नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट है अपना डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन हमने बचपन में पढ़ी थी कि ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू होता है, लेकिन उसको एक अच्छे मैनर में हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में हो गए हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रुप ऑफ सेल यानी कि टिश्यू। ठीक है, बट जो टिश्यू है उसके अंदर ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन ओरिजिन एंड सिमिलर इन फंक्शन। स्ट्रक्चर तो पता ही है, ओरिजिन होता है कि जहां से वो पैदा हुआ है या फिर जहां से उसका जन्म हुआ है। ठीक है, फंक्शन भी पता है। तो जो हमारी डेफिनेशन बनेगी टिश्यू की वो क्या बनेगी? ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल जब स्ट्रक्चर और ओरिजिन और फंक्शन तीनों में सिमिलर होगी तो उसको क्या कह देंगे? हम टिश्यू कह देंगे। बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हमें याद रखना होता है, वो पॉइंट है, हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैन बी डिफरेंट, बट जो ओरिजिन है वो क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। मतलब जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है ना, वो तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिन है वो हमेशा सेम होना चाहिए। किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। अगर तुम्हें टिश्यू को डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करोगे तुम ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। लेकिन वहाँ पे ये लाइन भी इंपॉर्टेंट लिखनी जरूरी है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन जो ओरिजिन है वो ऑलवेज सेम होगा। ओके, जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मीजोडर्म से कैसे कोई ऑर्गन या फिर कोई बॉडी पार्ट बन सकता है। जो मीजोडर्म है ना, मीजोडर्मल, वो लेयर ब्लड को बनाती है। तो ब्लड के लिए हम कहेंगे मीजोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि ब्लड हमारा कहाँ से बना है? मीजोडर्मल से, मीजोडर्म लेयर से। मिडल लेयर थी ना,
जर्म लेयर की मिडल लेयर मेसोडर्म थी, तो मेसोडर्म से हमारा ब्लड बना है, तो जो ब्लड क्या होगा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड का जो है जन्म वो कहाँ से हुआ है, ब्लड का जन्म मेसोडर्म से हुआ है, तो ब्लड क्या है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, ब्लड के अंदर सेल्स होती है कई प्रकार की, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है ना, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी की शेप कैसी होती है, बायकॉन्केव से होती है, डिस्क लाइक इस तरीके की शेप होती है। ओके, ठीक है, ये क्या करवाता है, आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है गैसेस का, मतलब अपने सर के ऊपर रख के O2 और CO2 को उनको यात्रा करवाता है अपने ब्लड के अंदर। ओके, फिर डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, अमीबॉइड, अमीबा की तरह होता है, इस तरीके से लचीला। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है बचाओ, किससे बचाओ, तुम्हारी बॉडी को खतरा है किसी से, बिल्कुल है, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया या फिर कुछ भी आ गया, उससे तुम्हारी बॉडी को खतरा है, तो उससे बचाने के लिए डब्ल्यूबीसी अपना क्या करेगा, बचाव करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, डिफेंस। आरबीसी का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। प्लेटलेट्स की शेप कैसी होती है, प्लेट लाइक। ठीक है, तो प्लेट लाइक है ये, तभी तो इसका नाम प्लेटलेट्स पड़ा है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, क्लोटिंग। क्लोटिंग होता है मतलब थक्का, किसका थक्का, ब्लड का। व्हाट डू यू मीन बाय थक्का, थक्का होता है जैसे कि अपने जैसे चोट लग जाती है तो वहां पे एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ना फॉर्मेशन में, है ना, ब्राउन लेयर, क्योंकि वो हमारे ब्लड को बाहर लॉस नहीं होने दे रही, वो वहां पे इकट्ठा करके रख रही है, तो वो काम किसका है, प्लेटलेट्स का है। और कई यहाँ पे कैल्शियम भी अपने रोल अदा करता है ना, फिब्रिनोजन भी रोल अदा करता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इनको डिटेल में। अभी सिर्फ इनको सिंपली समझने की कोशिश करो क्या समझाना चाहती हूँ। फिर आओ नीचे टिश्यू के ऊपर आओ। अपने टिश्यू को कैसे डिफाइन करोगे, मान लो ये 4 सेल है, ठीक है, इनके बीच में गैप है, यहाँ गैप के अंदर कुछ तो भरा होगा, है ना, कुछ तो भरा होगा यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे, इंटर सेलुलर मटेरियल। यानी कि इंटर मतलब सोचो बीच में, है ना, इंटर मतलब होता है बीच में, किसके बीच में, सेल के बीच में। क्या भरा है, मटेरियल भरा है। कौन सा मटेरियल भरा है, किसका बना है मटेरियल, क्या मटेरियल है वो जो मटेरियल है उसको मैट्रिक्स कह रहे हैं हम। ठीक है, जो इंटर सेलुलर है, सेल के बीच में माल पानी भरा हुआ है, उसको क्या कह रहे हो, मैट्रिक्स। किसका बना है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का पढ़ा है। इन सब के बारे में तुम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। अब आओ नीचे, डिसाइड द क्वालिटी ऑफ टिश्यू। मैट्रिक्स क्या बताता है, डिसाइड करता है कि क्या क्वालिटी होगी टिश्यू की। ठीक है, अगर ये हार्ड होगा तो वो बोन बनेगा, अगर ये सॉफ्ट होगा तो वो ब्लड बनेगा। तो यहाँ से पता लग रहा है, अगर ये मैट्रिक्स हार्ड होगा तो बोन बनेगी, अगर ये मैट्रिक्स सॉफ्ट होगा तो ब्लड बनेगी। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट आओ, अब हम पढ़ेंगे मेन चीज, टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर वेरी करता है उनके फंक्शन के आधार पर, मतलब जैसा उनका फंक्शन होगा उसके आकार पर उनका स्ट्रक्चर आ गया होगा। जैसा फंक्शन वैसा स्ट्रक्चर, जैसा फंक्शन वैसा स्ट्रक्चर। Therefore, the tissue are different and are broadly classified into 4 types. जो अपना टिश्यू है वो 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, फिर है मस्कुलर टिश्यू, फिर है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल और कनेक्टिव को इसी में पढ़ेंगे, मस्कुलर और नर्वस का अपना नया चैप्टर है तो उसको वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यू को लिखा है मैंने यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे फीचर्स देख रहे हैं उनके, क्या होते हैं फीचर्स, है ना, जैसे ओरिजिन हो गया, फंक्शन देखेंगे उनके। ओके, तो सबसे पहले तो ओरिजिन पता करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू को बनाया किसने है, कनेक्टिव टिश्यू को किसने बनाया है, मस्कुलर टिश्यू को किसने बनाया है, नर्वस टिश्यू को किसने बनाया है। किसने बनाया से क्या मतलब है, ओरिजिन तो 3 ही लेयर हो सकती है किसी चीज़ की। हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ बनी है उसका जन्म तो 3 ही लेयर कर सकती है। कौन सी लेयर है वो,
प्रिमोर्डियल जर्म लेयर है जो हमने आगे पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, है ना। तो यहाँ से ओरिजिन का पता लगाएंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों लेयर से मिलकर बनी है। एक्टोडर्म से भी बनी है, मीजोडर्म से भी बनी है और एंडोडर्म से भी बनी है। कौन सी टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या है ओरिजिन? मीजोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू का क्या है ओरिजिन? मीजोडर्मल। नर्वस टिश्यू का क्या है ओरिजिन? एक्टोडर्मल। डन। फिर आ जाते हैं हम फंक्शन के ऊपर। फंक्शन एंड स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, या तो वो यहाँ कवरिंग में मिलेगा या फिर वो लाइनिंग में मिलेगा, या तो वो कवरिंग में मिलेगा या तो वो लाइनिंग में मिलेगा। जैसे अपना ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, अगर ईसोफेगस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ कवरिंग कर देती हूँ अंदर से, तो उसको कवरिंग नहीं बोलेंगे हम, उसको लाइनिंग बोलेंगे। अगर अंदर से हो रहा है ना, अंदर से, तो वो लाइनिंग है, और बाहर से किसी को कवर कर रहे हो तो वो कवरिंग है। ओके, अंदर से लाइनिंग, बाहर से कवरिंग। तो ये कवरिंग और लाइनिंग का फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कवरिंग करनी है, कहाँ कहाँ लाइनिंग करनी है, वो इसके टाइप्स आएंगे, उनके अंदर एक अलग अलग उनका एग्जाम्पल दिखाया जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल है। इसका फंक्शन देखो अब। सबसे पहले सपोर्ट का काम कर रहा है ये। सपोर्ट, लिंक एंड कनेक्ट देयर टिश्यू, सॉरी अदर टिश्यू। सपोर्ट, लिंक एंड कनेक्ट देयर अदर टिश्यू। सपोर्ट करता है, उनको लिंक करता है और उनको कनेक्ट करता है वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। क्लियर। नेक्स्ट आओ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन आ सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के अंदर से, मतलब इन चारों में से कौन सा टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ओके, फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज इन लोकेशन। ठीक है, फिर आ जाता है मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यू के दो फंक्शन होते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट, जो कि एक चैप्टर का ही नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वहाँ पे हम मस्कुलर टिश्यू को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर आता है नर्वस टिश्यू, जिसका फंक्शन होता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक और चैप्टर है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों को तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इनको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एपिथेलियल का फंक्शन क्या निकल के आया? कवरिंग एंड लाइनिंग। कनेक्टिव का क्या फंक्शन निकल के आया? सपोर्ट, लिंक और क्या काम है? कनेक्ट। ठीक है, और दूसरा अबंडेंट टिश्यू। अबंडेंट टिश्यू मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नर्वस का नर्वस कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स लिख लिए, जिससे हमें आगे दिक्कत नहीं आएंगी इस फ्लो चार्ट को पढ़ने में। ओके, चलो अब पढ़ते हैं आगे। एपिथेलियल टिश्यू को देखो। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, एपी मतलब अपॉन, थीलियल मतलब रेस्ट। किसके रेस्ट में? अपॉन रेस्ट तो होता है, पर किसके रेस्ट में होता है? कनेक्टिव टिश्यू के रेस्ट में होता है, मतलब रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। इस बात का मतलब क्या है वो डायग्राम के साथ यहाँ समझाऊंगी। देखो, पहले रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है अपना कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल के नीचे प्रेजेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? ये रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट पे पड़ा है, मतलब जैसे यहाँ पे नीचे अपना कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ऊपर पड़ा है अपना एपिथेलियल टिश्यू, तो रेस्ट ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, बट बीच में एक लेयर भी है
जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको अभी पढ़ाऊंगी अच्छे से। देखो अब मीनिंग क्या हुआ इसका? अपॉन रेस्ट, किसके रेस्ट में है? कनेक्टिव टिश्यू के रेस्ट में है। हैव फ्री स्पेस, एपिथेलियल टिश्यू के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, ताकि कवर कर सके किसी चीज़ को और कांटेक्ट में रहे इन्वायरमेंट के। अगर इसके पास स्पेस है तो ये कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के। जैसे मान लो क्या यही होता है कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आओ पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या है? टाइटली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब यहाँ पे जो सेल्स होंगी ना वो बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, वहाँ उनके बीच में बहुत 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 लिटिल सा स्पेस होगा, ठीक है। फिर आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है वो इस डायग्राम से समझ में आएगा। सुनो, यहाँ है एपिथेलियल टिश्यू, फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड की सप्लाई भी है, नर्वस सप्लाई भी है, मतलब ब्लड की सप्लाई भी है, नर्वस सप्लाई भी है। लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके पास ब्लड की सप्लाई नहीं है, सिर्फ नर्वस सप्लाई है। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड की सप्लाई नहीं है तो एपिथेलियल टिश्यू के पास खाना, पानी, मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कैसे जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेगा इनका? तो इनका जो फंक्शन है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, इनको पहुँचाने का काम किसका है? वो जो है वो फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचाएगा एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ठीक है। यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू के पास, नर्वस सप्लाई भी प्रेजेंट है। ये दोनों मिलकर क्या करती है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू को क्या पहुंचाती है? ब्लड की सप्लाई पहुंचाती है। और ब्लड सप्लाई पहुंच गई अगर एपिथेलियल टिश्यू के पास, तो यानी कि वहाँ पर अपना न्यूट्रिएंट भी पहुंच गया और ऑक्सीजन भी पहुंच गया, है ना। हाँ, ठीक है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल वो नहीं है, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। तो मतलब ए सेलुलर है, वहाँ पे मतलब सेल थोड़ी है, वो एक ऐसे ही पतली सी लेयर होती है, ठीक है। ए वेस्कुलर होती है। ए वेस्कुलर का मतलब क्या है? ए वेस्कुलर मतलब वेसल्स नहीं है, वेसल्स एब्सेंट है। वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल ही तो होती है। अगर ये ए वेस्कुलर है तो ए वेस्कुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। डन। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट रीच हेयर विद रिस्पेक्ट टू डिफ्यूजन। ओके, चलो यहाँ आओ। ये हमने इसोफेगस बनाया है, यहाँ पे अंदर हमने लाइनिंग करी है, इनर लाइनिंग करी है, ठीक है, जहाँ से फूड और वाटर अपना निकलता है, पास करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो लाइनिंग है वो इसके कांटेक्ट में तो होगी, फूड के कांटेक्ट में, या फिर जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस होगा इधर, है ना, एंजाइम्स वगैरह, उन सब के कांटेक्ट में होगी। क्या होगी कांटेक्ट में? अपनी एपिथेलियम लेयर, ठीक है। तो कांटेक्ट विद फ्लूइड, फूड, केमिकल एक्सेट्रा। डन। चलो आगे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके का होता है, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। हमने एपिथेलियल टिश्यू को किसके बेसिस पे दो भागों में बांटा है? नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे बांटा है हमने उसको, सिंपल में और कंपाउंड में। नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे बांटा है हमने उसको, सिंपल और कंपाउंड में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि मैंने किसके बेसिस पे बांटा है? नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे मैंने इनको बांटा है। ओके, फिर आ रहा है यहाँ पे यूनिसेलुलर। जो सिंपल है ना, सिंपल वो यूनी लेयर है, यूनी, और जो कंपाउंड है वो मल्टी, ठीक है। मतलब जो सिंपल वाला है ना, इसको सिंपल वाले की ना इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बस एक ही हो गई, और यहाँ पे यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, पर जो हमारा कंपाउंड होगा ना, वो जैसे मान लो एक लेयर यहाँ बनाई, फिर इसके ऊपर एक और लेयर बनाई, फिर इसके ऊपर एक और लेयर बनाई, फिर इसके ऊपर एक और लेयर बनाई, फिर इसके ऊपर एक और, फिर बीच में थोड़े सेल्स हो गई, है ना।
तो मतलब ये बहुत सारी लेयर हो गई, मल्टी लेयर सेल हो गई, तो ये कंपाउंड है। बट ये अपना सिंगल लेयर है ना, तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं, ये एक ही है। चलो, यूनिलेयर है, ये अपना मैनी लेयर्स ऑफ सेल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन होता है ओनली और ओनली प्रोटेक्शन। अब खुद दिमाग लगाओ, सिंपल है और एक ही लेयर का है, बहुत पतली लेयर है, तो सिक्रीशन आराम से करवा पाएगा। एक जगह तुम एक गद्दा रख दो और एक जगह एक पतली सी चुन्नी रख लो, चुन्नी से कुछ सिक्रीट करना इजी है, चुन्नी से कुछ छानना आसान है एज कम्पेयर टू गद्दे में से निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। तो सिक्रीशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन कुछ निकालना, डिफ्यूजन जैसे ऑक्सीजन और O2 का आदान प्रदान करना, फिल्ट्रेशन छानने को जैसे कि फिल्ट्रेशन अपना किडनी में भी होता है ना। एब्जॉर्प्शन किसी चीज को अवशोषण करना, अवशेष करना, उसका मतलब बचा कुचा जो बच जाता है उसको वापस से अपनी बॉडी के अंदर खींच लेना, एब्जॉर्प्शन। ओके, कंपाउंड का फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो अब हम टेबल में भी लिख लेते हैं क्या फंक्शन है सिंपल का। सिंपल का फंक्शन लिखो, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्टरेशन, एक और बच गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया और डिफ्यूजन। ठीक है, कंपाउंड का एक ही फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन। चलो आगे। अब सिंपल के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलुमिनार। ठीक है, स्क्वैमस का मतलब होता है टाइल लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉलुमिनार का मतलब होता है लॉन्ग एंड सिलेंडर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सेल्स बनाए हैं, जिनका जो मैंने न्यूक्लियस बनाया, ध्यान से देखो, फ्लैट एंड बनाया है, चपटा बनाया है, बिल्कुल चपटा। ठीक है, तो ये फ्लैट एंड ही सेल होगी और फ्लैट एंड ही न्यूक्लियस होगा इनका। ठीक है, बट हम बात करें सिंपल क्यूबॉइडल की, वहां क्या होगा, अपने चौकोर तो सेल होंगे, है ना, 4 होने वाले, यानी कि क्यूब, वर्ग जैसे, है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो होगा उनका। बट जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई होगा। क्या होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई होगा, बीच में है ना सेंट्रल न्यूक्लियाई। लेकिन वही बात करें कॉलुमिनार की, वो लंबे लंबे सेल्स होंगे और जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या होगा, बेसल न्यूक्लियाई, मतलब नीचे की तरफ होगा, है ना, और टॉल सेल्स होंगी। ओके, अब हम डिटेल में किसको पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल स्क्वैमस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को पढ़ो। द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर से बना है, सिंगल पतली सी लेयर से बना है, और उसके अंदर चपटी हुई सेल्स हैं और चपटा हुआ ही न्यूक्लियस है, विद इर्रेगुलर बाउंड्री। इर्रेगुलर बाउंड्री जैसे यहाँ पे देखो, इस तरीके से बाउंड्री है, इर्रेगुलर, बिल्कुल ऐसा नहीं है स्ट्रेट, इर्रेगुलर बाउंड्री होती है इसके अंदर। ठीक है, विद इर्रेगुलर बाउंड्री। ओके, और इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, अपना चपटा है, तो फ्लैटेंड ही न्यूक्लियस है और स्क्वैमस सेल हो गई। ओके, ठीक है, फिर इर्रेगुलर बाउंड्री को हम कह देते हैं टेसेलेटेड एपिथेलियम। इर्रेगुलर को हम टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर होता है अपना पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम क्या है, पेवमेंट एपिथेलियम होता है अपना, जैसे अगर इधर उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर है ना, तो वो बिल्कुल एक दूसरे चिपका हुआ है, टाइल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, टाइल लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, तो अब ये एक दूसरे से ऐसे है ये। अगर एक स्ट्रेट चीज को चिपकाओगे, जैसे तुम अगर पेज को भी चिपकाते हो, तो कभी भी वो ऐसे ही कोने से कोना नहीं चिपक सकता, है ना, तुम्हें थोड़ा सा ऐसे मोड़कर फिर उसको चिपकाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे सिस्टम है कि इसको भी यहाँ पे स्ट्रेट होता तो चिपकाना मुश्किल हो जाता, बट यहाँ पे उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर है तो वो इजीली चिपक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएशन ज्यादा है, चिपकने की शक्ति ज्यादा है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल्स याद रखो। चलो यहां से लिखते हैं एग्जाम्पल स्क्वैमस के लिए। यहाँ इसको थोड़ा नीचे बनाना था मुझे, कर ही देते हैं इसको ठीक, वरना टेबल खराब हो जाएगी अपनी। वेट सूखने का, पढ़ लेते हैं इतने। देखो,
They are found in the wall of blood vessels, air sacs of lungs, and glomerulus and Bowman's capsule of nephron, and are involved in function like forming a diffusion boundary. देखो, they are found in walls of blood vessel. blood vessels की wall में मिलते हैं. blood vessels की जो वॉल होती है वहाँ पे मिलेंगे. कौन मिलेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. क्यों मिलेंगे वहाँ पे ब्लड वेसल्स की वॉल में? बिकॉज इन्हें डिफ्यूजन करवाना है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करवाना है. अगर वहाँ पे तुम प्रोटेक्शन वाली कंपाउंड को रख दोगे तो कंपाउंड में से डिफ्यूजन करना कितना मुश्किल हो जाएगा. एक यहाँ पे मैं इतना बड़ा ईंट पत्थर रख दूँ ला के, उसमें से तुम किसी चीज को पास करवाना कितना मुश्किल है. वहीं एक चुन्नी लाऊं मैं, पतली सी झिल्ली लाऊं, उसमें से पास करवाना ईजी है. तो ब्लड वेसल्स में तो हमें डिफ्यूजन करवाना है, तो वहां पे तो हम कंपाउंड को रख ही नहीं सकते. तो यहाँ पे किसका आएगा? सिंपल स्क्वैमस. ठीक है. फिर एयर सैक्स ऑफ लंग्स में इसका अभी डिटेल में कराऊंगी, तीनों को करवाऊंगी. 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे, तीनों एग्जाम्पल को डिटेल में करेंगे. ठीक है. तो ब्लड वेसल्स हो गया. एयर सैक्स ऑफ लंग्स के अंदर गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसको हिंदी में कुपिकाई कहते हैं, इंग्लिश में एल्वेलाई कहते हैं. वहां पे भी डिफ्यूजन की मदद चाहिए हमें, डिफ्यूजन करना है वहां पे भी, है ना, ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड वेसल्स के साथ. तो वहां पे भी डिफ्यूजन आ रहा है. फिर ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल आ रहा है ना. वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना होता है हमें. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि जो हमारी बॉडी में पानी है, जो हम पानी पीते हैं, है ना, उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो निकालना. खाना पीना जो हम खाते हैं उन सबको अच्छे से बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना. बाद में जो बचा कुछ अब बचे यूरिया की फॉर्म में उसको बाहर निकालना. तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन करना है, छान छान के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में वापस भेजना और वेस्ट को बाहर निकलवाना. तो वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाना है. तो वहाँ पे ईंट पत्थर जितनी मोटी लेयर नहीं रख सकते, पतली ही लेयर रखनी पड़ेगी. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखो, हिंदी ब्लू से लिखते हैं. ब्लड वेसल, ठीक है. फिर एयर सैक्स ऑफ लंग्स, थर्ड है अपना ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल. पर एक बार ना एक चीज रुको, कैप्सूल आर इन्वॉल्व इन फंक्शन ऑफ फॉर्मियम. डन. चलो, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल, तीनों एग्जाम्पल आ गए स्क्वैमस के. याद कर लेना, बिल्कुल भूलना नहीं है इनको. ठीक है. चलो अब आगे ये चीज करा दूं. ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल ये नेफ्रॉन के अंदर मिलते हैं. ठीक है. नेफ्रॉन किडनी में होता है. कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग आर डिफ्यूजन फॉर बाउंड्री. ठीक है. डिफ्यूजन करवाते हैं, ये बाउंड्रीज में होते हैं. बाउंड्री इनकी इतनी पतली लेयर से बनी होगी तभी उनका डिफ्यूजन इजीली हो पाएगा. ओके. चलो यहाँ पे डिटेल में इनको दिखा देती हूँ तुम्हें. डायग्राम देखो, सबसे पहले बनाया है मैंने एंडोथीलियल. एंडोथीलियल क्यों है? जैसे ये मैंने फर्स्ट ब्लड वेसल का बनाया है. किसका बनाया है? तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, अब देखो. ये फर्स्ट मैंने ब्लड वेसल्स का बनाया है. ब्लड वेसल. ओके. ये ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल के अंदर लाइनिंग किसकी कर रखी है मैंने? एंडोथीलियम. याद करो जब हमने शुरू में पढ़ा था तो यहाँ पे एपिथीलियम टिश्यू का फंक्शन देखा था, कवरिंग एंड लाइनिंग. ठीक है. तो एपिथीलियम का ये एग्जांपल है, सिंपल कंपाउंड. तो सिंपल के अंदर स्क्वैमस पढ़ रहे. तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आया ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग करवानी है. बाहर तो कवरिंग करेंगे नहीं, अंदर ही करेंगे ना, तभी तो डिफ्यूजन अच्छे से हो पाएगा. ठीक है. तो एंडोथीलियल सेल्स बोला है इन्हें. एंडो मतलब अंदर, थीलियल और सेल. ठीक है. अंदर की सेल्स. ओके. फिर आता है अपना सेकंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स. ये हमने कुपिकाएं बनाई है, एल्वेलाई बनाई है, जहां से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो आउट करना होता है, हमने ऑक्सीजनेटेड खींचना होता है. ठीक है. ओके. डन. फिर आ जाता है अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल प्लस में बोमन्स कैप्सूल. ठीक है. ये बोमन्स कैप्सूल है और ये अपना ग्लोमेरुलस है. यहाँ पे छानने के काम आता है, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के. तीनों एग्जाम्पल हुए. फिर आ जाता है अपना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. The simple cuboidal epithelium is composed of a single layer of Q-black cell. अगर ये सिंपल का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे जो सिंगल लेयर सेल होंगी
बट कैसी होंगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई होगा, मतलब बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और जो सेल्स है वो कैसी होंगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी, ठीक है। जो यहाँ पे सेल्स बनेंगी ना, उनका जो अपर सरफेस होगा वो इस तरीके से बना होगा। क्यों क्यों? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखो, जब हमने सिंपल का एग्जाम्पल पढ़ा था तो डिफ्यूजन तो अपना हो गया सिंपल स्क्वैमस के अंदर, और फिल्ट्रेशन भी हुआ, डिफ्यूजन भी हुआ और फिल्ट्रेशन भी हुआ। अब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन किसके अंदर आ रहा है, क्यूब वाले के अंदर आ रहा है ना। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन किसके अंदर आ रहा है, क्यूब वाले के अंदर। सिक्रीशन अभी नहीं है इसके अंदर, अभी एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन को देखो, बाकी सिक्रीशन भी आएगा, अभी कोलिमिनार में भी है सिक्रीशन, इसमें भी थोड़ा सा पार्ट आएगा, बताऊंगी। देखो एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये विलाई वाला स्ट्रक्चर है, विलाई वाला स्ट्रक्चर। कभी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, हिंदी में दीर्घरोम बोलते हैं, इंग्लिश में विलाई बोलते हैं। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर होता है ना, जिनको सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम इस तरीके की उंगली नुमा रंजन। अब एक बात बताओ, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुम ज्यादा माल पानी भर सकते हो, या फिर ऐसे वाले में यहाँ पे तुम आ सकता है ना आसानी से, यहाँ पे भर सकते हो आसानी से। देखो कितना सारा स्पेस खाली है। तो इसलिए इनका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर सामान भरे और एब्जॉर्प्शन में मदद करे। तो यहाँ पे ऐसी बॉडी होगी तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है। चलो यहाँ से अब एग्जाम्पल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई एग्जाम्पल और ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड। यहाँ से एक मेन कॉन्सेप्ट निकलता है, व्हाट इज डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड होता है अपना पैनक्रियास। क्यों? ऐसा ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट ही डक्ट हो। कौन सा है वो ग्लैंड? पैनक्रियास। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डक्ट ऑफ ग्लैंड, तो तुम कहोगे पैनक्रियास, ठीक है। तो डक्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर क्या निकल के आता है अपना एग्जाम्पल, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है डक्ट ऑफ ग्लैंड। फिर आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ब्रश बॉर्डर्ड इन पीसीटी। मतलब ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का एग्जाम्पल तो है, ऊपर वाले में ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल था, बट यहाँ पे नेफ्रॉन का पीसीटी वाला हिस्सा जो है वो एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबोइडल का, ठीक है। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आया ना, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेट भी करवा रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है, सिक्रेट भी करा रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो तीन चीजें निकली, डक्ट ऑफ ग्लैंड, पेनक्रियाज, नेफ्रॉन इन किडनी जिसका एग्जाम्पल क्या है पीसीटी, और दो चीजें हो रहा है जैसे अदर एग्जाम्पल हो गए गोनैड्स और थायराइड फॉलिकल, जो अपने आगे वाले चैप्टर में आएंगे, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। क्यूबॉइडल, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा अपना डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड जो क्या है पैनक्रियाज है। सेकंड एग्जाम्पल अपना हो जाएगा नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी वाला हिस्सा, ट्यूबुलर पार्ट होता है जो ब्रश बॉर्डर्ड होता है, ब्रश बॉर्डर्ड थोड़ा ऐसा ही होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसा मैंने ऊपर विलाय वाला स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ थोड़ा बना देती हूँ ऐसा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा गोनैड्स, फिर आएगा अपना थायराइड फॉलिकल। चलो यहाँ से डक्ट ऑफ ग्लैंड बता देती हूँ। ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है और पैनक्रियाज के इधर में क्या बना है अपना ड्यूडेनम वाला हिस्सा। यहाँ से समझने की कोशिश करो, यहाँ दिखाती हूँ, इधर आओ। ये वाला मैंने स्टमक बनाया था ना, स्टमक, तो ये तो ड्यूडेनम था, मैंने बताया था ड्यूडेनम, और यहाँ से अपना क्या निकलता है, अपना पैनक्रियाज निकलता है। तो यहाँ पे पैनक्रियाज तो बनाया नहीं है, मैं उधर बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ड्यूडेनम दिखा दिया और वहाँ पे पैनक्रियाज को मैंने बनवाया, ठीक है। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर यहाँ पे ये क्या है, लार्ज डक्ट है और ये छोटी छोटी डक्ट है। तो जो लार्ज डक्ट है वो किसकी बनी है, वो कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है। कंपाउंड एपिथेलियम ये वाला हम ये पढ़ रहे हैं हम, और मैंने इसमें एग्जाम्पल बताया है इसका इसे आ गया तो बता दिया, बट हम कंपाउंड के अंदर कंपाउंड का एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं। देखो इधर
जो ये स्मॉल डक्ट है ना वो बनी है क्यूबॉइडल की, लेकिन जो ये लार्ज डक्ट है वो बनी है कंपाउंड की। डन डन, ठीक है। चलो आगे। फिर आता है नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसके, यहाँ देखो पीसीटी ये रहा, ये अपना ग्लोमेरुलोसा बोमन्स कैप्सूला, जिसको हमने फर्स्ट में पढ़ लिया था सिंपल स्क्वैमस में, बट हम यहाँ पे पढ़ रहे किसको है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। तो ये वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है ना, सिर्फ पीसीटी, डीसीटी की बात नहीं हो रही, सिर्फ पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, ओरिजिन के पास। डिस्टल का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से दूर, इसलिए इसका नाम पीसीटी पड़ा, इसलिए इसका नाम डीसीटी पड़ा, ठीक है। प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, तो पीसीटी यहाँ पे ओरिजिन के पास है, तो पीसीटी का एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये वाला पीसीटी। इसके अंदर यहाँ पे फिल्टरेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए फंक्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारा वाटर हमें अंदर की तरफ खींचना होता है ताकि बाहर ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, ओके। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी अपने गोनैड्स और थायराइड फॉलिकल, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, ये लूप ऑफ हैनले है, इसको हैनलेस लूप भी कहते हैं, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिव डक्ट है। यहाँ से जो ये मैंने बनाया ना, यहाँ से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी बहुत सारे जुड़े होते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के साथ, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन से एक कलेक्टिंग डक्ट जुड़ी होती है। लास्ट है अपना सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। द कोलुमिनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। सिंगल लेयर है, हाँ, और कोई लेयर थोड़ी है, ऊपर एक ही तो लेयर जा रही है ऐसे, ठीक है। बेसल न्यूक्लियाई होता है, ये रहा बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में मिलते हैं। यहाँ पे देखो अंदर लाइनिंग है तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ होगा, है ना, और कवरिंग होता तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ होता, तो लाइनिंग है, ठीक है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर की तरफ लाइनिंग में मिलता है, एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलता है, एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन में भी मदद करेगा और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करेगा। सिक्रेट किसको करता है, म्यूकस को सिक्रेट करता है। कहाँ से सिक्रेट होता है म्यूकस, हमारा जो स्टमक होता है वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होता है ताकि वो खाने के अंदर मिक्स हो जाए और हम उसको डाइजेस्ट ईजिली कर पाए, ओके। तो एक्चुअल यहाँ पे अपना म्यूकस सिक्रेट होता है, तो उसमें डाइजेशन में हेल्प करवाता है। तो सिक्रेट कहाँ से हो रहा है, ये सिक्रेट कहाँ से हो रहा है, ये स्टमक की अंदर की लाइनिंग से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो सेल्स बिकम ग्लैंडुलर एंड स्टार्ट मेकिंग म्यूकस, ठीक है। तो ये सेल्स है वो बाद में क्या हो जाती है, ग्लैंडुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बनाती क्या है, म्यूकस को बनाती है। फिर ये नीचे ड्यूडेनम पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट है जो किसको बनाता है, ड्यूडेनम पार्ट की जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़वाती है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पहले भी बताया हुआ है। इंटेस्टाइन के अंदर वेलाएं मौजूद होती है जो सरफेस एरिया को बढ़वाती हैं, जिनको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी कहते हैं, ब्रश जैसा स्ट्रक्चर, ओके। सेल्स मॉडिफाइड एंड बिकम ब्रश बॉर्डर्ड। तुमने नहाने वाला ब्रश नहाने वाला नहीं, कपड़े धोने वाला ब्रश देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे धागे से ऊपर की तरफ, तार से ऊपर की तरफ आता है और बीच में उनके साबुन वगैरह घुस जाती है ना, तो मतलब वो स्पेस को ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्रश ही ना हो वहाँ पे तो तुम कहाँ पे साबुन को रखोगे, वो तो रिलीज हो जाएगी सारी, है ना। हम एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, एब्जॉर्प्शन करने के लिए थोड़ी देर रुके तो सही सामान, तभी तो एब्जॉर्प्शन करेंगे उसका। अगर वो प्लेन सरफेस है तो वहाँ से तो बह जाएगा वो, लेकिन अगर ऐसा है ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर तो वहाँ बचेगा, रुकेगा, एब्जॉर्ब होने का टाइम देगा हमें, ठीक है। समझ आया, चलो नेक्स्ट। एग्जाम्पल तो लिखा ही नहीं, एग्जाम्पल लिख लो। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, क्यूबॉइडल हो गया, कोलुमिनार, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। चलो नेक्स्ट। मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार एपिथेलियम। सबसे पहले ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही क्यों बोला है कि मॉडिफिकेशन ऑफ
क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार एपिथेलियम। यहाँ पे मैंने स्क्वैमस का नाम क्यों नहीं लिया? स्क्वैमस का नाम क्यों नहीं लिया बताओ, सोचो। क्योंकि वहां पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती, वहां पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। वो बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है ना, फ्लैटेंड सेल है वो इतनी चपटी हुई सेल है। तो खुद सोचो वहां पे क्या ही मॉडिफिकेशन होगी, है ना, क्या ही मैं उसको किसी और फॉर्म। मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार एपिथेलियम, जो हमारा स्क्वैमस होता है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। स्क्वैमस के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती, तो नो मॉडिफिकेशन इन स्क्वैमस। ठीक है, दो तरीके का होता है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। दो तरीके का होता है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलिएटेड बनाया है, यहाँ पे मैंने टोल सेल्स बनाई हैं। क्यों बनाई है टोल सेल्स? अगर ये टोल सेल्स है तो किसका एग्जाम्पल है? कोलुमिनार का। इसके ऊपर सीलिया लगाए हैं। जो सीलिया क्यों लगाए हैं? ताकि ये मूवमेंट में मदद करे। किस में मदद करे? मूवमेंट में मदद करे। दोबारा सुन लो, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार एपिथेलियम के दो पार्ट्स होते हैं, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। स्क्वैमस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही इतना चपटा होता है, उसके ऊपर हम क्या ही मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉन्ग सेल्स होती हैं, कोलुमिनार है, टोल सेल्स है, इनके ऊपर सीलिया लगे हैं। सीलिया क्या करवाते हैं? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंकियोल स्मॉल और लार्ज होती है। स्मॉल जो होती है, स्मॉल ब्रोंकियोल्स जो होती है, उसके अंदर क्यूबॉइडल एग्जाम्पल है। क्यूबॉइडल ये वाला, क्यूबॉइडल मॉडिफिकेशन वाला सीलिया, मतलब जिसमें सीलिया लगे होते हैं वो। ठीक है, फिर लार्ज कोलुमिनार वाला, इसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? लार्ज ब्रोंकियोल्स का। क्यूबॉइडल का स्मॉल ब्रोंकियोल्स है। फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? कोलुमिनार। फेलोपियन ट्यूब में भी तो हमें ओवम को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना होता है ना, तो वहां पर भी अपना क्या मिलता है? कोलुमिनार तो है, लेकिन उसके ऊपर सीलिया लगे होंगे ताकि वो मूवमेंट में मदद करवा दे। ठीक है, और हमें ब्रोंकियोल्स के अंदर क्यों हमें चाहिए सीलिया? ताकि हमें कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे नोस्ट्रिल या फिर और किसी एरिया से घुस जाए अंदर, तो उसको बाहर निकाल दें हम। ओके, फिर ग्लैंडुलर में आए। ग्लैंडुलर में क्या होता है? कितना बचा है? थोड़ा ही बचता है, चलो। ग्लैंडुलर में आते हैं, सिक्रेट वेरियस सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन। सिक्रेट, जो ग्लैंडुलर है उसका मतलब होता है जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करे। ठीक है, सिक्रेट करे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल इन ग्लैंड्स। इसको हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस में। ठीक है, दो नंबर ऑफ सेल्स तो दो ही होती है। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस में तो मतलब दो ही ग्लैंड्स हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन ग्लैंड। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर देख लो, यहाँ पे गोबलेट सेल होती है जो प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर। अब मैंने पीछे बताया था तुम्हें म्यूकस सिक्रेट होता है, यहाँ पे बताया था ना कि म्यूकस सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर। तो वो म्यूकस कौन सिक्रेट करवाता है? गोबलेट सेल होती है हमारे स्टमक के अंदर जो सिक्रेट करवाती है म्यूकस। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, मतलब एक ही ग्लैंड है, वो एक ही ग्लैंड है और वो म्यूकस सिक्रेट कर रही है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा? गोबलेट सेल। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा? गोबलेट सेल, जो क्या सिक्रेट करती है? सिक्रेट म्यूकस। फिर आते हैं हम मल्टी सेलुलर के अंदर। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मल्टी सेलुलर ग्लैंड का। ठीक है, दो हो गए एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल क्या था? गोबलेट सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। डन। फिर आते हैं हम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तीन तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन का मतलब होता है दे हैव डक्ट, इनके पास डक्ट होती है। लेकिन एंडोक्राइन का मतलब होता है इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती। ओके, फिर हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन का दूसरा नाम होता है कंपोसाइट। यहाँ पे दोनों मिक्स होती है, मतलब ग्लैंड भी होती है, सॉरी डक्ट होती भी है और डक्ट नहीं भी होती है। इंटरेस्टिंग है बट ईजी है, समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्सोक्राइन का फंक्शन होता है सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन? जैसे ईयर वैक्स हो गया, म्यूकस हो गया, टीयर हो गया, ऑयल हो गया, एंजाइम हो गया, मिल्क हो गया। ईयर वैक्स है ना, और फिर म्यूकस हो गया कुछ ना कुछ, टीयर आंसू वगैरह हो गया, अपने ऑयल हो गया, मुंह पे भी आता है, सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है। एंजाइम्स हो गए, मिल्क हो गया, मिल्क मदर में होता है ना, जैसे फीमेल होती है जो मेमरी ग्लैंड के द्वारा मिल्क निकलता है, तो वो सिक्रीशन करवाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर आते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या करवाते हैं?
हार्मोन सिक्रेट करवाते हैं जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर हार्मोन्स को सिक्रेट करवाते हैं। जैसे ये ग्लैंड है तो यहाँ पे मैंने डक्ट को बना दिया, जैसे ये ग्लैंड है तो यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल्स को बना दिया और यहाँ पे डायरेक्टली हार्मोन्स को सिक्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे, लेकिन एंजाइम को हार्मोन से कंपेयर करेंगे। ये वाली चीज़ें भी रिलीज होती हैं, बट एंजाइम और हार्मोन को कंपेयर करके हेटेरोक्राइन बनता है। देखो, जैसे ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, जो एक्सो और एंडो का मिश्रण होता है। इसका एक ही एग्जाम्पल है पेनक्रियाज, ठीक है, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर डक्ट भी होती है और हमारा डक्ट नहीं भी होती है, मतलब डक्ट भी होती है, डक्ट नहीं भी होती है, मतलब वहाँ पे एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं और हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, ठीक है। जो हमारा डक्ट से जुड़ी होती है सेल्स, वो कौन सी होती है? सेल्स ऑफ एसिनाई, जो कि एग्जाम्पल हो गया एक्सोक्राइन का, जो सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन पेनक्रियाज। जो सेल्स ऑफ एसिनाई है वो क्या सिक्रेट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है, जो प्रेजेंट होती है पेनक्रियाज के अंदर, और एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन का, है ना। बट एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों मिल गए तो क्या है? हेटेरोक्राइन। फिर आता है यहाँ पे आइसलेट ऑफ लैंगरहैन, जो क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाज के अंदर। ओके, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? एंडोक्राइन। तो यहाँ पे हमें पता लग गया हार्मोन भी सिक्रेट हो रहे हैं और अपना क्या सिक्रेट हो रहा है? एंजाइम भी सिक्रेट हो रहे हैं। तो दोनों का मिश्रण क्या हो गया? हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या सिक्रेट हो रहा था? एक्सोक्राइन में सिक्रेट हो रहे थे ईयर वैक्स, म्यूकस, टीयर, ऑयल, एंजाइम, मिल्क। और यहाँ पे क्या सिक्रेट हो रहा है? यहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं हॉर्मोन्स और यहाँ पे दोनों सिक्रेट हो रहे हैं अपने, ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। और इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है पेनक्रियाज। डन। चलो आगे, हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला, कंप्लीट हो चुका है, बस कंपाउंड बचता है। क्या बचता है? कंपाउंड बचता है। कंपाउंड को पढ़ेंगे अब, ठीक है। फिर कंपाउंड के बाद कनेक्टिव, फिर अपना खत्म। ये तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। चलो, कंपाउंड एपिथेलियम लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत कम रोल होता है इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। मेन रोल क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। फाउंड कहाँ मिलता है? ये स्किन में मिलता है, ठीक है, जहाँ मतलब केराटिनाइज्ड, जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं ना, ये हेयर होते हैं, वहाँ पे मिलता है ये कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी मिलता है, पेनक्रियाज में भी मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड में भी मिलता है, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में भी मिलता है, फेरिंग्स में भी मिलता है। फेरिंग्स होते हैं अपना फूड पाइप, ठीक है, वहाँ पे फेरिंग्स होता है, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी समझते होगे अपने मुंह में जबड़ा, ठीक है, वहाँ पे मिलता है ये मॉइस्ट सरफेस में। ओके, फिर ये ट्रांजिशन एपिथेलियम होता है, जो कहाँ मिलता है? यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, मतलब जो स्ट्रेचेबल है, जो स्ट्रेच हो सकता है। अगर हमारा जो यूरिया है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बढ़ जाता है, अपनी स्ट्रेचेबल पावर को बढ़ा लेता है, वहाँ से स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? मल्टीलेयर्ड है। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीलेयर्ड सेल बनाई है, ऐसे दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर कितने लेयर्स हो गई है। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं सेल सेल जंक्शन। हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला, कंपाउंड भी खत्म, कंपाउंड इतना सही था। चलो सेल सेल जंक्शन पढ़ते हैं। सेल सेल जंक्शन क्या है? नियरली all animal tissue have specialized junction that provide structural and functional links between cells. Nearly all animal tissue have specialized junction, मतलब हर एक एनिमल टिश्यू के पास एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स बिटवीन सेल, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर सेल को, और ये हर एक एनिमल के अंदर मिलता है, लगभग सारे एनिमल के अंदर ये मिलता है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल है इसके: टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या है अपना? जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन अपना लीकेज से बचा रहा है हमें, ठीक है। टाइट जंक्शन किससे बचा रहा है? अपना लीकेज से बचा रहा है। अडहेरिंग जंक्शन क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग सेल टुगेदर, 2 सेल्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। गैप जंक्शन क्या कर रहा है? अपना साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। ये किसको कनेक्ट, ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है लीकेज।
ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे सेल को एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब कनेक्टिंग सेल टुगेदर, दो सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो डायग्राम, अगर इसको ऐसे बना दूंगी तो यहाँ से एक दूसरे का साइटोप्लाज्म भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल, ये कह रहे हैं मूवमेंट करवा देता है ये कभी कभी स्मॉल आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल का, और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल का भी ये आदान प्रदान कर देता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले एक चीज पढ़ लो, एक होता है ब्लास्ट, एक होता है क्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, क्लास्ट का मतलब होता है ईटिंग। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, क्लास्ट का मतलब होता है ईटिंग। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है पहले भी बताया है, बहुत अबंडेंट है ना, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 सेकेंड ब्रेक लेते हैं, 1 सेकेंड पानी पी लूं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, तो ये मतलब मोस्ट अबंडेंट सेल होती हैं, सॉरी मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, मतलब हर जगह मिलेगा क्योंकि ब्लड है, इसका मेन एग्जांपल ब्लड होता है। कनेक्टिव टिश्यू हर जगह मिलता है, ब्लड तुम्हारे हर जगह होता है ना, ठीक है। चलो अब मेन फंक्शन टू लिंक, सपोर्ट एंड कनेक्ट द टिश्यू। मेन फंक्शन क्या होता है, लिंक करता है, सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे टिश्यू को। ये वाला फंक्शन तो यहाँ पे भी देखा है अपन ने, तो इसमें तो याद करने वाली कोई सी बात है ही नहीं। ये रहा, सपोर्ट, लिंक करता है, सपोर्ट करता है, एक दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करता है और मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, ठीक है। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म फाइबर। जो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या बनाती है, फाइबर बनाती है, ठीक है। फाइबर अपने जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गए, दो होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, है ना। फाइबर के 3 एग्जांपल है, एस स्ट्रेंथ, ई इलास्टिसिटी, एफ फ्लेक्सिबिलिटी। एस स्ट्रेंथ, ई इलास्टिसिटी, एफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो अपना कोलेजन है वो क्या है, वाइट फाइबर है। इलास्टिन क्या है, येलो फाइबर है। ये अनब्रांच्ड होता है, ये बंडल होता है, ये ब्रांच्ड होता है, ये सिंगल होता है, ठीक है। अगर ये वाइट, ये मतलब ये वाइट फाइबर है, ये अनब्रांच्ड है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होगी, जैसे पेड़ों की शाखाएं होती है ना, वैसा नहीं है ये बंडल वाला है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाया है यहाँ पे। और फिब्रोब्लास्ट है, ऊपर भी बताया था, ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग, तो ये फिब्रोब्लास्ट यानी कि फाइबर फॉर्मिंग कोलेजन, ठीक है। जो कोलेजन है वो क्या है, फाइबर फॉर्मिंग, ठीक है। अब आओ येलो फाइबर, ये येलो कलर का होता है इलास्टिन, ब्रांच्ड होता है और सिंगल होता है, ठीक है। एक ही है बट उसमें से ब्रांच बहुत सारी निकल रही हैं। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड ऑल्सो। जो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो पॉलीसेक्राइड्स को भी सिक्रेट करते हैं, विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। पीछे भी पढ़ा था हमने, मैट्रिक्स किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। तो वो किसका एग्जाम्पल था अपना, वो था कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें अपना सॉलिड और लिक्विड होता है। अगर सॉलिड है तो बोन है, लिक्विड है तो ब्लड है, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट पढ़ा था ना पीछे। आओ फिर आ रहा है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि 3 तरीके का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो जो फाइबर है ना वो तो कम होंगे, लेकिन जो यहाँ पे मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है वो भरा होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सेमी मैट्रिक्स होगा, मतलब बहुत फ्लूइड भरा पड़ा है पर फाइबर कम है। इसका एग्जाम्पल है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर ज़्यादा तो होते हैं, लेकिन 2 तरीके का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। यहाँ पे देखो रेगुलर कैसे अरेंज कर रखे है मैंने, और यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है टेंडन और लिगामेंट, और इसका एग्जाम्पल है स्किन। टेंडन और लिगामेंट्स अभी आगे आएंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। फिर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है अपना, स्केलेटन और फ्लूइड। स्केलेटन और फ्लूइड, स्केलेटन में जैसे कि स्केलेटन में क्या है, बोन और कार्टिलेज। बोन क्या है, जो हार्ड है। कार्टिलेज क्या है, जैसे कि नोज की बोन हो गई अपनी, ईयर बोन हो गई अपनी, है ना, जिनको हम मोड़ सकते हैं, जो स्ट्रेचेबल है वो कार्टिलेज है, और जिनको नहीं मोड़ सकते वो क्या है, वो अपनी बोन हो गई, ओके। फिर आ जाओ अपनी जैसे फाइबर एब्सेंट। फ्लूइड के अंदर फाइबर एब्सेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है ब्लड और लिम्फ।
हमारे ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होता, बिकॉज अगर फाइबर हुआ ब्लड के अंदर तो हमें हमारे जो ब्लड है उसके अंदर उन फाइबर्स का गुच्छा जम सकता है और हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब आगे आओ। एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन एपी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज है वो कभी कभी हम इसके अंदर भी कंसिडर कर देते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, तीनों को डिटेल में देखेंगे। चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है अपना? फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, सेकंड है अपना एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है? बीनीथ द स्किन। जो एडिपोज टिश्यू है वो कहाँ मिलेगा? स्किन के बीनीथ मिलेगा, स्किन के, कैसे समझाऊं, एक सेकेंड। एडिपोज टिश्यू बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे मिलेगा। ठीक है, स्टोर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन फ्रंट ऑफ फैट। यहाँ पर ना देखो, ऐसे फैट सेल्स होती हैं, ये जो फैट सेल है ये बहुत सारा न्यूट्रिएंट स्टोर करके रख रही है अपने अंदर। ठीक है, ठीक है, और ये इंसुलेशन लेयर होती है, यहाँ से कोई आदान प्रदान नहीं होता। ये न्यूक्लियस है और ये अपनी फैट सेल है, दिख रही है ना कितनी बड़ी बड़ी है। ओके, ये एडिपोज टिश्यू है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो एडिपोज टिश्यू है ये पूरा अपना एरियोलर टिश्यू के अंदर मिलता है। देखो ये ना एडिपोसाइट दिखाई दे रहा है, ये स्टोर सेल्स हैं, तो वो जो पूरा था वो इसके अंदर मिलता है। ये अपना एग्जाम्पल दिखाया है एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू किसका है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जाम्पल थे, एडिपोज और एरियोलर। तो एडिपोज बनाया मैंने, अब यहाँ पे एरियोपोलर देख लो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? बीनीथ द सॉरी, हाँ, कहाँ का मिलेगा? बीनीथ द स्किन मिलेगा। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर एपिथेलियम। ठीक है, मतलब सपोर्ट करता है किसको? एपिथेलियम को। ठीक है, स्पेस बढ़ाता है, मैट्रिक्स बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है, इसके अंदर स्पेस भी ज़्यादा होता है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो मैट्रिक्स ज़्यादा होगा। डन, क्योंकि पीछे भी पढ़ा था मैंने, पढ़ाया था मैंने, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स अपना ज़्यादा होता है, स्पेस अपना ज़्यादा है। अगर मैट्रिक्स ज़्यादा है तो स्पेस भी ज़्यादा है, फाइबर कम है। ठीक है, चलो पढ़ो इन्हें। ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज क्या है? जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? एडिपोसाइट, स्टोर्ड फैट। एडिपोसाइट क्या करती है? फैट को स्टोर करके रखती है। ठीक है, फिर ये अपना फिब्रोब्लास्ट है। फिब्रोब्लास्ट क्या करता है? फिब्रोब्लास्ट आ गया यानी कि सिक्रेट कर रहा है। किसको सिक्रेट कर रहा है? फाइबर को सिक्रेट कर रहा है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? अगर कुछ खतरा आ गया तो ये अपनी ही सेल को खा जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। फिर आते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है? ये मास्ट सेल हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हिपैरिन हो गया। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन क्या है अपना? वैसोडाइलेटर है। और सेरोटोनिन क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है। और हिपैरिन क्या है अपना? एंटीकोएगुलेंट है। हिपैरिन मतलब ये खून का थक्का जमने नहीं देता, खून का थक्का जमने नहीं देता। जो मास्ट सेल है वो ऐसी दिखती है, 3 चीज़ों को सिक्रेट कर रही है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर। ये क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये क्या है? एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारा खून का थक्का जमने नहीं देता। वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर है मतलब कॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि ब्लड वेसल्स को पिचका देगा। अगर ब्लड वेसल्स पिचक गई तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, है ना। जो पतली पाइप होती है उसके अंदर पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो बीपी बढ़ गया। लेकिन जो वैसोडाइलेटर है वो क्या है? बीपी कम, क्योंकि वैसोडाइलेटर के अंदर हमने ब्लड वेसल को मोटा कर दिया, तो मोटा कर दिया तो वहाँ पे इजीली ब्लड फ्लो कर पा रहा है ना। तो वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो अपना डिक्रीज करेगा। फिर एग्जाम्पल नहीं, अब खत्म है। अब आओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि ये जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, उनको जोड़ के रख रहा है ना, स्किन के अंदर उनको कनेक्ट करके रख रहा है। जैसे ये 2 तरीके का है, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर में 2 एग्जांपल थे, टेंडन और लिगामेंट, पीछे पढ़ाया था। टेंडन का मतलब क्या होता है? बोन से मसल को जोड़ना, और लिगामेंट का मतलब होता है बोन टू बोन जोड़ना। अब जो बोन से बोन है, जैसे मेरी ये बोन है और ये, मैं इनको मोड़ सकती हूँ, देखो मोड़ लिया ना। लेकिन वहीं अगर मैं बोन है, बोन से मसल, अब ये वाला है, ये क्या मैं इतने हिस्से को ऐसे मोड़ सकती हूँ? नहीं मोड़ सकती ना, बिकॉज ये अपनी स्किन है और ये हड्डी है अंदर, है ना, बोन है अंदर, इन दोनों को थोड़ी मैं मोड़ सकती हूँ। वरना फिर
डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्रैक हो जाएगा इधर, लेकिन मैं इस वाले हिस्से को मोड़ सकती हूँ। तो ये वाला हिस्सा क्या है मेरा, स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। फिर इरेगुलर क्या है, इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या है, स्किन है। जो ये कंप्लीट दिखाया है यहाँ से तुम्हें समझ आएगा कौन सा हिस्सा क्या है। ये हेयर है, फिर कंपाउंड एपिथेलियम है, फिर इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, फिर एरियोलर है, और फिर है एडिपोस। डन डन। सबसे पहले हेयर, फिर कंपाउंड एपिथेलियम, फिर इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर एरियोलर एंड एडिपोज। ये डेट सेट हमारा स्किन ऐसे लेयरिंग बताई गई है। आओ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लो। इसके बाद अपना कुछ नहीं बचता, मस्कुलर और नर्वस है, वो अपना अलग से चैप्टर आएगा, वहाँ पर डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन है दो, ठीक है। कार्टिलेज और बोन, कार्टिलेज क्या है, जिस हड्डी को मोड़ सके, जैसे कि कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ओके। कार्टिलेज एंड बोन, देखो कार्टिलेज को कहते हैं हम कॉन्ड्रो, बोन को कहते हैं ओस्टियो, और ब्लास्ट क्या है, फॉर्मिंग। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कि कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज ईटिंग सेल, कॉन्ड्रोसाइट, साइट मतलब होता है सेल, यानी कि कार्टिलेज सेल। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसका बना होता है, इसका मैट्रिक्स बना होता है इसका कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, एनिमल सीमेंट। ये इसका मैट्रिक्स है जो बना होता है, जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, सॉलिड एंड प्लेबल, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज गेट्स कन्वर्टेड इन बोन्स इन अडल्ट, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज गेट्स कन्वर्टेड इन बोन्स इन अडल्ट। ये कह रहा है कि सॉलिड एंड प्लाइबल मतलब सॉलिड है पर उनको मोड़ सकते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो बड़े होने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और 206 बोन्स बनती है। बच्चों के अंदर ज़्यादा हड्डियाँ होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट स्टेज होती है, वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनकी जो बोन्स है वो आपस में जुड़कर एक बोन बनाती है, ठीक है। हाँ, फिर आओ, नोज टिप, एक्सटर्नल ईयर, जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे इन लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नोज टिप है, एक्सटर्नल ईयर है, जॉइंट्स हैं बिटवीन वर्टिब्रे इन लिम्स, ठीक है। तो नोज टिप हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया, जॉइंट्स हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, वर्टिब्रे। समझते हैं वर्टिब्रे, रीढ़ की हड्डी है जो अपनी बैकबोन है, वो सीधी थोड़ी है, कमर झुकाते हो ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं जो हमारे किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, तभी तो मुड़ पा रहे हैं। अगर बोन के बने होते तो मोड़ सकते थे उसको, नहीं मोड़ सकते थे, ठीक है। फिर ओस्टियोब्लास्ट क्या है, फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोक्लास्ट क्या है, ईटिंग सेल, ओस्टियोसाइट क्या है, बोन सेल, है ना। सॉलिड एंड नॉन प्लायबल, ये सॉलिड है, कति कठोर है, और क्या है, नॉन प्लायबल है, कैल्शियम सोल्ट से बना है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है अपना, फॉस्फेट। चलो, फंक्शन, वेट बियरिंग फंक्शन, मतलब ये वेट उठाने के काम आता है, जैसे फंक्शन लैग बोन्स हो, इसका लैग बोन हो गई, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, क्या करता है, हाँ क्या करता है, बोन क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या बोन नहीं होगी, अगर बोन नहीं होगी तो हमारी बॉडी को क्या कुछ वो मिलेगा, मतलब अगर तुम्हारे पास बोन नहीं है तो क्या तुम्हारा ढांचा होगा एक बॉडी का, नहीं होगा ना, तुम अमीबा की तरह रहोगे। तो वो कहना चाह रही हूँ, ठीक है। प्रोवाइड फ्रेम, ठीक है। मेक ब्लड सेल्स को भी बनाता है, जो अपनी लेग बोन होती है ना, लेग बोन, वो हमारी ब्लड सेल्स को बनाती है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर बनती है ब्लड सेल्स, ठीक है। और एक वेट उठाने के काम आती है। लचीली बॉडी कोई भी वो नहीं उठा सकती वेट, हमारी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, वो ही इनको उठाने के काम आती है। चलो अब आओ, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का था, बताया था पीछे ही। कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन, ये उनके स्ट्रक्चर है ना। लैक्यूने क्या है, लैक्यूने मतलब या तो कलरलेस या फिर वाइट कलर का होता है ना। तो इसके अंदर स्पेस होता है, किसके अंदर स्पेस होता है, कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। ये फाइबर है अपने, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं, ये सेल्स है, ये लैक्यूने है, मतलब यहाँ पे कलरलेस स्ट्रक्चर होता है। फिर ये बोन्स है, ये लैक्यूने है, देख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, अब ठीक है। ये लैक्यूने है, ठीक है, मतलब लैक्यूने मतलब स्पेस है, ये लैमेला है, ये लेयर्स हैं, ओके। ये ओस्टियोसाइट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है इनको, ये देखो, ये लैक्यूने, ये लैमेला, ये अपना बोन्स और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है जो अपना तुम्हें करना है। यहाँ तक डन करो,
कल फ्रॉग पढ़ेंगे। अगर कुछ डाउट आएगा तो लाइव क्लास में कराऊंगी पक्का, ठीक है। मुझे पता है ये वाला में डाउट आएगा तुम्हें, पर इसके लिए है ना अपना एक और चैप्टर है बोन और कार्टिलेज, वहाँ पे ये डिटेल में है लैक्यूने वगैरह का, तो वहाँ पे हो जाएगा ये। बाकी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ये तो अपना लाइव क्लासेस होगी उसमें तुम्हें क्लियर करा दूंगी। डन, चलो अब